1932 में जापानी हाई कमांड ने अपने सैनिकों द्वारा किए गए बलात्कारों का जवाब दंड के साथ नहीं बल्कि सैन्य योजना के साथ दिया। रोकने के बजाय उन्होंने संगठित किया और निंदा करने के बजाय उन्होंने राज्य पर्यवेक्षित यौन दास्ता की एक विशाल प्रणाली का निर्माण किया। इस प्रकार आराम स्टेशन का जन्म हुआ, एक रसद उपकरण जो शाही युद्ध तंत्र के किसी भी अन्य तत्व की तरह गणना की गई थी। हजारों महिलाओं को नौकरशाही की सटीकता के साथ पकड़ लिया गया, घुमाया गया, जांच की गई और उनका शोषण किया गया। कोरियाई, चीनी, फिलिपिनो और इंडोनेशियाई महिलाओं को उम्र, विनम्रता और शारीरिक सहन शक्ति के आधार पर चुना गया। उन्हें सैन्य मार्गों पर ले जाया गया, लगातार चिकित्सा निगरानी के अधीन किया गया और सैनिकों के लिए अनुशासन, मनोबल और स्वास्थ्य रोकथाम के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। इतने बड़े पैमाने की प्रणाली को कैसे छिपाया जा सकता है? इस तंत्र के डिजाइनरों पर कभी मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? और जापान ने दशकों तक यौन दास्ता की इस राज्य नीति के लगभग सभी आधिकारिक सबूतों को कैसे मिटा दिया? यौन राजनीति, जापानी आराम प्रणाली का जन्म कैसे हुआ? अक्टूबर 1931 में केम्पेताई से रिपोर्ट जापानी उच्च कमान तक पहुंचने लगी, जिससे चिंता बढ़ने लगी। मंचूरिया में कब्जे वाले सैनिक नागरिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे थे, जिससे एक ऐसी समस्या पैदा हो गई जो तत्काल सैन्य अनुशासन से परे थी। मंचूरियन गैरिसन आर्मी हेडक्वार्टर की फाइलों में उस वर्ष अक्टूबर और दिसंबर के बीच 200 से अधिक प्रलेखित मामले दर्ज थे। यह आंकड़ा मानवीय कारणों से नहीं बल्कि इसके परिचालन निहितार्थों के लिए चिंताजनक था। मंचूरिया का क्षेत्र मंचूकुओं के कठपुतली राज्य में तब्दील हो गया था, जो साम्राज्य की संपूर्ण युद्ध की नई नीतियों के लिए प्रयोगशाला बन गया था। सैन्य रणनीतिकारों ने पाया कि इन घटनाओं ने प्रभावी कब्जे के 3 बुनियादी स्तंभों को नष्ट कर दिया: सेना का आंतरिक अनुशासन, सैनिकों का स्वास्थ्य और लंबे समय तक अभियान चलाने के लिए आवश्यक मनोबल। पहला खतरा अनुशासनात्मक था। उल्लंघनों ने अवज्ञा के कृत्यों का प्रतिनिधित्व किया, जिसने सेना की पदानुक्रमिक संरचना को कमजोर कर दिया। स्थानीय कमांडरों ने बिना अनुमति के काम करने वाले सैनिकों के बीच व्यवस्था बनाए रखने में बढ़ती कठिनाइयों की सूचना दी, जिससे पूरी इकाइयों की परिचालन प्रभावशीलता से समझौता हुआ। दूसरी चिंता चिकित्सा थी। 1931 और 1933 के बीच मंचूरिया के फील्ड अस्पतालों ने सैनिकों के बीच सिफिलिस, गोनोरिया और चैंकर के 40,000 से अधिक मामले दर्ज किए, जिससे बीमार छुट्टी खतरनाक सामरिक भेद्यता में बदल गई। तीसरा खतरा मनोवैज्ञानिक था। शाही सेना ऐसे कब्जों की योजना बना रही थी जो दशकों तक चल सकते थे, जिसके लिए शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में लगातार तनाव में सैनिकों के भावनात्मक पतन को रोकने के लिए तंत्र की आवश्यकता थी। सैन्य महामारी विज्ञानियों ने चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर यौन हिंसा, यौन रोग और बिगड़ते मनोबल का संयोजन जापान की अपनी विजय पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। हाई कमान की प्रतिक्रिया अपने सुविचारित संदेहवाद में क्रांतिकारी थी। यौन हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को केवल दंडित करने के बजाय सैन्य रणनीतिकारों ने विशेष सुविधाएं बनाकर सैनिकों की यौन गतिविधियों को संस्थागत बनाने और विनियमित करने का निर्णय लिया। पहला व्यावहारिक प्रयोग शंघाई में 28 जनवरी 1932 की घटना के बाद हुए सशस्त्र संघर्ष के दौरान लागू किया गया था। घनी आबादी वाले इस शहरी क्षेत्र में विशेष जोखिम थे। चीनी नागरिक आबादी की निकटता, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति और दुनिया के सामने सैन्य अनुशासन की छवि बनाए रखने की आवश्यकता। अभियान बलों के मुख्यालय ने लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित यौन सुविधाओं की स्थापना का आदेश दिया, जो सैन्य पुलिस की प्रत्यक्ष निगरानी में नागरिकों द्वारा संचालित की जाती थी। शंघाई में सिस्टम के शुरुआती डिजाइन में ऐसे तत्व शामिल थे जो मॉडल की मानक विशेषताएं बन गए। महिलाओं का अनिवार्य पंजीकरण, सैन्य कर्मियों द्वारा पर्यवेक्षित नियमित चिकित्सा निरीक्षण, स्वास्थ्य स्थिति का दस्तावेजीकरण करने वाले स्वास्थ्य कार्ड और एक टोकन सिस्टम जो सैनिकों को निर्धारित शिफ्ट के अनुसार सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्राप्त होता था। इस रसद संगठन ने कई और विशिष्ट उद्देश्यों का पीछा किया: भीड़भाड़ से बचना, जिससे सैनिकों के बीच संघर्ष हो सकता था, सुविधाओं का उपयोग करने वालों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना, स्वास्थ्य नियंत्रण स्थापित करना जिससे संक्रमण का जोखिम कम हो, और एक पुरस्कार तंत्र बनाना जिसका उपयोग सैनिकों के बीच वांछित व्यवहार को प्रेरित करने के लिए किया जा सके। शंघाई प्रयोग के परिणामों का उच्च कमान द्वारा सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया गया।
कमांडरों की रिपोर्ट में यौन व्यवहार से संबंधित अनुशासनात्मक संघर्षों में महत्वपूर्ण कमी और फील्ड अस्पतालों में दर्ज यौन संचारित रोगों के मामलों में उल्लेखनीय कमी पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट किया गया मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। सैनिकों ने अधिक भावनात्मक स्थिरता दिखाई और अनियमित व्यवहार या परित्याग की घटना कम हुई। इस स्पष्ट सफलता ने मॉडल के तत्काल मानकीकरण और अन्य रणनीतिक शहरों में इसके विस्तार को जन्म दिया। 1933 के दौरान डालियान, किंगदाओ, नानजिंग और बाद में बीजिंग में भी इसी तरह की सुविधाएं स्थापित की गईं। प्रत्येक नए स्टेशन में संचित अनुभव के आधार पर परिशोधन शामिल किए गए। बेहतर रिकॉर्ड रखने की प्रणाली, अधिक कठोर चिकित्सा प्रोटोकॉल और परिचालन दक्षता को अधिकतम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई भौतिक संरचनाएं। स्थानीय सामरिक उपाय का राष्ट्रीय सैन्य नीति में रूपांतरण औपचारिक रूप से 1934 में हुआ, जब सेना मंत्रालय ने सभी सुविधा केंद्रों के लिए अनिवार्य न्यूनतम मानक स्थापित करने वाले परिपत्रों की एक श्रृंखला जारी की। भावी युद्ध मंत्री जनरल हाजिमे सुगियामा द्वारा हस्ताक्षरित इन दस्तावेजों में बुनियादी वास्तुकला पहलुओं से लेकर विस्तृत चिकित्सा प्रोटोकॉल तक सब कुछ निर्दिष्ट किया गया था। प्रत्येक सुविधा के लिए बिस्तरों की न्यूनतम संख्या, वेंटिलेशन और स्वच्छता सुविधाएं, उपलब्ध होने वाली रोग निरोधी दवाओं के प्रकार, चिकित्सा निरीक्षणों की आवृत्ति और महिला कर्मियों के पंजीकरण और रोटेशन की प्रक्रियाएं। इस प्रणाली का निश्चित संस्थागतकरण तब समेकित हुआ जब सेना के जनरल स्टाफ ने तैनाती संचालन के लिए मानक रसद योजनाओं में औपचारिक रूप से आराम स्टेशनों को शामिल किया। 1935 से शुरू होकर प्रत्येक रेजिमेंट को अपने कार्य क्षेत्र के भीतर कम से कम एक परिचालन सुविधा तक पहुंच की गारंटी देने की आवश्यकता थी। इन सेवाओं को रसद सहायता के एक आवश्यक घटक के रूप में माना जाता था, जो भोजन, गोला बारूद या चिकित्सा देखभाल की आपूर्ति के बराबर था। 1936 के एक वर्गीकृत आंतरिक दस्तावेज ऑपरेशन गाइड फॉर प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन में अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और कर्मियों की परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए उपकरणों के रूप में आराम स्टेशनों का स्पष्ट संदर्भ शामिल था। गाइड में कहा गया है कि सैनिकों के आराम और शारीरिक रखरखाव के लिए बिंदुओं का अस्तित्व निरंतर अनुशासन सुनिश्चित करता है और लंबे समय तक शत्रुतापूर्ण वातावरण में परिचालन संबंधी कमी को कम करता है। इस प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रचार कार्य भी किया। 1936 और 1937 की प्रचार मंत्रालय की रिपोर्टों ने इन सुविधाओं के अस्तित्व को आम सैनिक की भलाई के लिए हाई कमांड की चिंता के ठोस सबूत के रूप में वर्णित किया, जिससे आधुनिकता, अनुशासन और वैज्ञानिक योजना की छवि को बल मिला, जिसे शाही सेना अपने सैनिकों और बड़े पैमाने पर जापानी समाज के सामने पेश करना चाहती थी। 1935 में स्थापित वित्तीय विनियमों ने रखरखाव, चिकित्सा निरीक्षण और महिलाओं के रोटेशन के लिए विशिष्ट बजट आवंटित किए, जिससे सैन्य वित्तीय प्रणाली के भीतर स्थायी बजट मदों का निर्माण हुआ। इस संस्थागतकरण में युद्ध क्षेत्रों में सैनिकों के यौन और स्वास्थ्य कल्याण के लिए जिम्मेदार विशिष्ट नौकरशाही पदों का निर्माण शामिल था, जो औपचारिक रूप से शाही सेना के प्रशासनिक ढांचे में एकीकृत किए गए थे। 1937 तक, जब चीन के साथ कुल युद्ध शुरू हुआ, ये प्रणाली शंघाई में एक अस्थायी समाधान से विकसित होकर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति में बदल गई थी, जो विशिष्ट विनियमों, आवंटित बजट, स्थायी प्रशासनिक संरचनाओं और सैन्य सिद्धांतों द्वारा समर्थित थी, जो इसे आधुनिक युद्ध का एक आवश्यक घटक मानते थे। कंफर्ट वुमन सिस्टम जापानी साम्राज्य के लिए कुल युद्ध के एक परिकलित साधन के रूप में उभरा था, जिसे सैन्य कामुकता के व्यवस्थित नियंत्रण के माध्यम से लंबे समय तक कब्जे को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। सैन्य वेश्यालय, शाही सेना का छिपा हुआ नेटवर्क। कंफर्ट वुमन सिस्टम की संचालन दक्षता इसके कठोर सैन्य संगठन में निहित है, जिसने यौन शोषण को एक रसद संचालन में बदल दिया, जो जटिलता और सावधानी में इंपीरियल आर्मी के किसी भी अन्य सहायक कार्य के बराबर था। यह संरचना युद्ध की अराजकता से अनायास नहीं उभरी, बल्कि इसे जानबूझकर उसी तकनीकी सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था जो हथियारों, खाद्य आपूर्ति या क्षेत्र चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति के लिए लागू होती है। यह प्रणाली 4 मुख्य श्रेणियों की सुविधाओं के माध्यम से संचालित होती है, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं और युद्ध के रंगमंच की बदलती स्थितियों के अनुरूप बनाया गया है। नानजिंग, सियोल, डालियान, साइगोन, रबौल और बटाविया जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में कब्जे वाले क्षेत्रों में निश्चित स्टेशन स्थापित किए गए थे,
इन स्थायी सुविधाओं में ठोस भवन अवसंरचना, सैन्य मानकों से सुसज्जित व्यक्तिगत कमरे, बुनियादी शल्य चिकित्सा उपकरणों के साथ विशेष चिकित्सा क्षेत्र और पर्यवेक्षी कर्मियों के लिए प्रशासनिक स्थान शामिल थे। उनका प्रबंधन सैन्य रसद विभागों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी, जिसमें प्रशासनिक कर्मियों को औपचारिक रूप से सेना की संगठनात्मक संरचना में एकीकृत किया गया था। मोबाइल लड़ाकू स्टेशन युद्ध के मोर्चे की गतिशील स्थितियों के लिए सिस्टम के अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करते थे। युद्ध रेखाओं के करीब स्थापित ये प्रतिष्ठान प्रबलित सैन्य टेंट, पूर्व निर्मित सामग्रियों से निर्मित पोर्टेबल बैरकों या आंतरिक डिब्बों वाले विशेष रूप से अनुकूलित ट्रकों में संचालित होते थे। ये इकाइयां सैन्य अभियानों की प्रगति के बाद लड़ाकू सैनिकों के साथ चलती थीं और सीमित अवधि की उपलब्धता के दौरान उनके उपयोग को अधिकतम करने के लिए त्वरित रोटेशन पर संचालित होती थी। उनका रखरखाव और परिवहन क्वार्टर मास्टर इकाइयों की जिम्मेदारी थी, जो उन्हें अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों के समान देखभाल और लामबंदी प्रोटोकॉल के अधीन विशेष सैन्य उपकरण के रूप में मानते थे। अस्थायी पारगमन बिंदु कब्जे के अभियानों के दौरान या उच्च तीव्रता वाले सैन्य आंदोलन मार्गों पर स्थापित किए गए थे। रेलवे स्टेशनों, बंदरगाह सुविधाओं या प्रमुख सड़क जंक्शनों पर रणनीतिक रूप से स्थित ये बिंदु क्षेत्र में सैन्य प्रवाह और विशिष्ट सैन्य अभियानों की अवधि के आधार पर कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक की अवधि के लिए संचालित होते थे। उनकी स्थापना के लिए सैन्य इकाइयों के पारगमन कार्यक्रमों के साथ महिला कर्मियों की उपलब्धता को सिंक्रनाइज करने के लिए जटिल रसद समन्वय की आवश्यकता थी। मिश्रित या पुनःपूर्ति सुविधाओं ने कई कार्यों को एक एकीकृत सैन्य पुनर्प्राप्ति अवधारणा में संयोजित किया। शारीरिक आराम, विशेष चिकित्सा देखभाल और अग्रिम पंक्ति से लौटने वाले सैनिकों के लिए अनुसूचित यौन सेवाएं। ये स्टेशन आमतौर पर कोरिया या फॉर्मोसा जैसे सुरक्षित पीछे के क्षेत्रों में स्थित होते हैं। व्यापक पुनर्प्राप्ति केंद्रों के रूप में संचालित होते हैं, जहां सैनिक नए युद्ध अभियानों में फिर से नियुक्त होने से पहले अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहाल कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार की सुविधा में जनरल स्टाफ के सैन्य मनोबल अनुभाग द्वारा जारी किए गए विशिष्ट संचालन मैनुअल थे, जिनमें आवश्यक शारीरिक संरचना से लेकर सैन्य कर्मियों और महिलाओं के बीच बातचीत के लिए सबसे विस्तृत प्रोटोकॉल तक सब कुछ विस्तृत था। मानकीकरण इतना पूर्ण था कि एक अधिकारी चीनी मुख्य भूमि पर एक स्टेशन से फिलीपींस में दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित हो सकता था और लगभग समान प्रक्रियाएं पा सकता था। समान प्रशासनिक प्रपत्र, समान संचालन कार्यक्रम, समान प्रदर्शन मूल्यांकन मीट्रिक। स्टेशनों के दैनिक संचालन में सख्त सैन्य कार्यक्रम का पालन किया जाता था, जो उनकी गतिविधियों के हर पहलू को नियंत्रित करता था। महिलाओं को सख्त परिचालन मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, जिसमें आयु, शारीरिक स्वास्थ्य, सिस्टम में पिछला अनुभव और विनम्रता या संभावित प्रतिरोध का आकलन शामिल था। ये जानकारी व्यक्तिगत कार्डों पर सावधानी पूर्वक दर्ज की गई थी, जिसमें पहचान संबंधी तस्वीरें, पूर्ण चिकित्सा डेटा, सेवा रिकॉर्ड, आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन और पर्यवेक्षण कर्मियों के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण पर नोट्स शामिल थे। प्रत्येक क्षेत्र को सौंपे गए सैन्य चौकी के आकार के आधार पर स्टेशन के घंटे अलग अलग होते थे, लेकिन आमतौर पर स्टेशन सुबह 9:00 बजे से देर रात तक संचालित होते थे, जिसमें महिलाओं के लिए सीमित आराम अवधि होती थी, जो सैन्य कर्मियों के भोजन के समय के साथ मेल खाती थी। सक्रिय युद्ध अभियानों के दौरान खतरनाक मिशनों के लिए रवाना होने से पहले सेवाओं तक पहुंचने वाले सैनिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन घंटों को अक्सर बढ़ाया जाता था। सैनिक अपनी पूरी पहचान, सैन्य रैंक, यूनिट, प्रारंभ समय और अनुरोधित सेवा की अवधि का दस्तावेजीकरण करने वाले क्रमांकित कार्ड का उपयोग करके सिस्टम तक पहुंचते थे। ये कार्ड प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन एकत्र किए जाते थे और विशेष सैन्य निरीक्षकों द्वारा मासिक रूप से ऑडिट किए जाते थे, जो कई परिचालन पहलुओं का मूल्यांकन करते थे। प्रति अवधि की गई सेवाओं की कुल संख्या, प्रत्येक मुठभेड़ की औसत अवधि, सैन्य रैंक द्वारा मांग का वितरण, चिकित्सा देखभाल के लिए संबंधित अनुरोध और सिस्टम द्वारा वितरित निवारक तरीकों की उपयोग दर। स्वास्थ्य निगरानी परिचालन प्रणाली का एक केंद्रीय और परिष्कृत तत्व था। महिलाओं को हर 3 से 5 दिनों में अनिवार्य स्त्री रोग संबंधी जांच करानी पड़ती थी। सैन्य डॉक्टरों द्वारा निगरानी की जाने वाली प्रक्रियाएं, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड पर परिणामों को सावधानीपूर्वक दर्ज करती थीं। इन कार्डों में सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, संक्रमण की उपस्थिति या अनुपस्थिति,
प्रशासित उपचार, दवाओं की प्रतिक्रिया और भविष्य की परिचालन क्षमता के बारे में अनुमानों की विस्तृत जानकारी शामिल थी। किसी भी संक्रमण का पता चलने पर प्रभावित महिला को तुरंत अलग कर दिया जाता था और उसकी जगह पुनः पूर्ति केंद्रों से भेजी गई दूसरी महिला को रखा जाता था, जिससे सैनिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम को कम करते हुए प्रणाली की परिचालन निरंतरता सुनिश्चित होती थी। स्टेशनों को सौंपे गए सैन्य डॉक्टर सहायक या अस्थायी कर्मचारी नहीं थे, बल्कि परिचालन प्रणाली के अभिन्न और स्थायी घटक थे। स्थायी स्टेशनों पर प्रत्येक सुविधा में उष्णकटिबंधीय चिकित्सा और यौन रोगों में विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ कम से कम एक गैरिसन डॉक्टर, बुनियादी स्त्री रोग प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और एक मानकीकृत सैन्य चिकित्सा किट तक पहुंच की गारंटी थी, जिसमें मामूली शल्य चिकित्सा उपकरण, एंटीबायोटिक्स, टांके की सामग्री और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार के लिए आपूर्ति शामिल थी। इन कर्मियों द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट स्वचालित रूप से प्रत्येक रेजिमेंट की मासिक रसद फाइल में एकीकृत की गई थी, जिसमें विशेष सैन्य संसाधनों को बनाए रखने के एक अन्य पहलू के रूप में महिलाओं के स्वास्थ्य और परिचालन क्षमता को संबोधित किया गया था। इन रिपोर्टों में रुग्णता के आंकड़े, लागू किए गए उपचारों की प्रभावशीलता, कर्मियों की उपलब्धता के अनुमान और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को अनुकूलित करने के लिए सिफारिशें शामिल थीं। कंडोम वितरण नियमित सैन्य आपूर्ति प्रणाली का एक अभिन्न अंग था, जिसे वर्दी, भोजन और दवा के प्रावधान के लिए जिम्मेदार क्वार्टर मास्टर इकाइयों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। प्रत्येक स्टेशन को सामान्य ऑपरेशन के दौरान साप्ताहिक 1200 से 2000 कंडोम प्राप्त होते थे। यह संख्या सक्रिय अभियानों या उच्च मांग की अवधि के दौरान काफी बढ़ जाती थी। क्वार्टर मास्टर कर्मचारियों द्वारा मुहर लगाए गए आधिकारिक प्रपत्रों का उपयोग करके डिलीवरी का दस्तावेजीकरण किया गया था और मानक निवारक उपायों के हिस्से के रूप में उनके वितरण की सीधे चिकित्सा कर्मियों द्वारा निगरानी की गई थी। जब जापानी व्यापारी जहाजों के खिलाफ अमेरिकी पनडुब्बियों द्वारा व्यवस्थित हमलों के कारण आपूर्ति लाइनें ढहने लगीं, तो सिस्टम ने आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए, जिसमें कंडोम को धोने और कीटाणु रहित करने के बाद उनका दोबारा इस्तेमाल करना शामिल था। यह प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि सामग्री पूरी तरह से खराब नहीं हो गई। कमी की स्थितियों के प्रति यह अनुकूलन दर्शाता है कि सिस्टम ने अत्यधिक सैन्य दबाव के तहत भी प्राथमिकता बनाए रखी। स्टेशनों के बीच महिलाओं का परिवहन किसी भी अन्य जटिल सैन्य रसद संचालन की तरह ही होता था, जिसे सेना रसद प्रभाग द्वारा रेलवे और नौसेना मार्गों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था, जो विशेष रूप से ऐसे स्थानांतरणों के लिए निर्दिष्ट होते थे। इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य ट्रेनों में सामूहिक परिवहन के लिए डिब्बों वाली अनुकूलित गाड़ियां, संशोधित वेंटिलेशन सिस्टम और बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं शामिल थीं। महिलाएं सशस्त्र सैन्य गार्ड और चिकित्सा कर्मियों के साथ यात्रा करती थीं, जो कई दिनों तक चलने वाली यात्राओं के दौरान उनकी शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। समुद्री मार्ग सियोल से रंगून तक मुख्य परिचालन केंद्रों को जोड़ते थे, जिसमें सीधे सैन्य नियंत्रण में रखे गए नागरिक जहाजों का उपयोग किया जाता था। इन जहाजों को सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में विध्वंसक जहाजों द्वारा अनुरक्षित किया जाता था और परिवहन दक्षता को अधिकतम करने के लिए उनके शेड्यूल को सामान्य सैन्य और आपूर्ति आंदोलनों के साथ समन्वित किया जाता था। जहाज पर चढ़ने के रिकॉर्ड में व्यापक जानकारी शामिल थी। परिवहन की गई महिलाओं की सटीक संख्या, विशिष्ट अंतिम गंतव्य, प्रस्थान की तिथि और समय, नाम और रैंक के साथ नियुक्त एस्कॉर्ट कर्मी, सैन्य डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित चिकित्सा स्थिति और यात्रा के लिए चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति की सूची। इन दस्तावेजों को गंतव्य पर चिकित्सा रिकॉर्ड के साथ स्वचालित रूप से क्रॉस रेफरेंस किया गया था, ताकि पूरी प्रणाली का पता लगाया जा सके और स्थानीय संचालन में परिवहन किए गए कर्मियों के तत्काल एकीकरण की सुविधा मिल सके। सिस्टम की वित्तीय संरचना ने प्रत्येक स्टेशन को अपने स्वयं के राजस्व के साथ एक स्वतंत्र वित्तीय इकाई बना दिया, लेकिन विशेषज्ञ सेना अधिकारियों द्वारा नियमित और कठोर ऑडिट के अधीन था। सैनिकों द्वारा भुगतान किया गया पैसा सीधे महिलाओं को हस्तांतरित नहीं किया जाता था, बल्कि प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता था और आधिकारिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता था, जो सैन्य तंत्र के भीतर किसी भी अन्य राजस्व उत्पादक गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने वाले समान प्रोटोकॉल का पालन करते थे।
कीमतों को आधिकारिक तालिकाओं के अनुसार क्षेत्रीय रूप से मानकीकृत किया गया था, जो उपयोगकर्ता रैंक, सेवा की अवधि और सुविधा के प्रकार के अनुसार दरों में अंतर करती थीं। 1938 के एक प्रलेखित टैरिफ सिस्टम ने सेन और येन में व्यक्त की गई कीमतें स्थापित की। 30 मिनट की बुनियादी सेवा के लिए 1 येन, 1 घंटे की विस्तारित सेवा के लिए 1.5 येन और विशेष रूप से उच्च श्रेणी के अधिकारियों के लिए निजी सेवाओं के लिए 3 येन तक। बिलिंग में सभी परिचालन व्यय शामिल थे: चिकित्सा आपूर्ति, महिलाओं का भोजन, आवास लागत, परिवहन और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक व्यय। हालांकि महिलाओं को एक मौद्रिक भत्ता मिलता था, जिसे औपचारिक रूप से लेखा पुस्तकों में मजदूरी के रूप में दर्ज किया जाता था। यह राशि प्रत्येक स्टेशन द्वारा उत्पन्न कुल आय का एक छोटा सा हिस्सा दर्शाती थी। चिकित्सा व्यय आधिकारिक तालिकाओं के अनुसार गणना की गई जीवन लागत, गृह कार्यालय से परिवहन लागत और प्रशासनिक सेवाएं नामक एक व्यापक श्रेणी, जिसमें पर्यवेक्षण, सुरक्षा और नौकरशाही प्रबंधन शामिल थे, को स्वचालित रूप से नाममात्र आधार वेतन से काट लिया गया था। इन कटौतियों ने व्यवस्थित रूप से वास्तव में प्राप्त राशि को प्रत्येक महिला की गतिविधि द्वारा उत्पन्न कुल आय के 10% से भी कम कर दिया। अदृश्य जंजीरें, जबरन भर्ती और सामूहिक परिवहन। आराम व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भारी भर्ती के लिए एक महाद्वीपीय व्यापी परिचालन नेटवर्क के निर्माण की आवश्यकता थी, जो जापानी राज्य तंत्र के प्रत्यक्ष विस्तार के रूप में कार्य करता था। इस जबरन भर्ती तंत्र ने सैन्य संरचनाओं, औपनिवेशिक प्रशासनों, खुफिया नेटवर्क और नागरिक मध्यस्थों को एक औद्योगिक पैमाने के संचालन में संयोजित किया, जो प्रलेखित प्रक्रियाओं, स्थापित मार्गों और विशिष्ट मात्रात्मक लक्ष्यों के साथ संचालित होता था, जिनकी समीक्षा की जाती थी और युद्ध के प्रयास की बदलती जरूरतों के अनुसार समायोजित किया जाता था। सामूहिक और व्यवस्थित भर्ती औपचारिक रूप से 1930 के दशक के मध्य में शुरू हुई, जब इस प्रणाली के त्वरित विस्तार ने जापान और उसके नियंत्रित क्षेत्रों में मौजूदा वेश्यावृत्ति नेटवर्क की क्षमता को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। सेना मंत्रालय ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया, जिसमें औपचारिक रूप से नामित ठेकेदारों को जापानी नियंत्रण या प्रभाव वाले क्षेत्रों से महिलाओं के सामूहिक स्थानांतरण को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस निर्देश, जिसका आधिकारिक शीर्षक पूरक सेवाओं के प्रावधान के लिए दिशा निर्देश था, ने उन कार्यों के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा स्थापित किया जो दैनिक व्यवहार में मूल रूप से व्यवस्थित दबाव, सूचना के जानबूझकर हेरफेर और सामाजिक और आर्थिक भेद्यता की स्थितियों के सुनियोजित शोषण पर आधारित थे। भर्ती समझौते केंद्रीय प्रशासनिक मुखौटा थे जो सामूहिक कब्जा अभियानों को स्पष्ट वैधता प्रदान करते थे। इन दस्तावेजों को औपचारिक रूप से वैध श्रम अनुबंधों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो कब्जे वाले क्षेत्रों में गोला बारूद कारखानों, सैन्य अस्पतालों या सेना के रेस्तरां में सशुल्क रोजगार की पेशकश करते थे। हालांकि बाद के वर्षों में बरामद आंतरिक दस्तावेज से पता चलता है कि ये समझौते जानबूझकर अपने विनिर्देशों में अस्पष्ट थे। वास्तविक कार्य स्थितियों, समय सारिणी, रोजगार के विशिष्ट स्थान या परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के तंत्र के बारे में स्पष्ट खंडों का अभाव था और अधिकांश प्रलेखित मामलों में सीधे दबाव में या प्रस्तावित कार्य की वास्तविक प्रकृति के बारे में स्पष्ट धोखे के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए थे। भर्ती अभियान विशिष्ट क्षेत्र और प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर विभेदित रणनीतियों का उपयोग करते थे। गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कोरिया और चीन के सबसे गरीब क्षेत्रों में, एजेंटों ने किसान परिवारों की आर्थिक हताशा का व्यवस्थित रूप से शोषण किया, ऐसे वेतन का वादा करके जो न केवल जीवित रहने की अनुमति देगा बल्कि आश्रित रिश्तेदारों की जीवन स्थितियों में भी काफी सुधार करेगा। इन वादों में अक्सर छोटे भाई बहनों के लिए शिक्षा, बीमार रिश्तेदारों के लिए चिकित्सा देखभाल या आवास और कृषि भूमि में सुधार के प्रस्ताव शामिल होते थे। शहरी क्षेत्रों में ऑपरेशनों में अधिक प्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां शामिल थीं। आवारागर्दी, अवैध वेश्यावृत्ति, उचित पारिवारिक दस्तावेजों की कमी या जापानी विरोधी विध्वंसक तत्वों के साथ संबंध। ये गिरफ्तारियां स्थानीय केम्पेइताई इकाइयों या सहायक पुलिस बलों द्वारा की गईं, जिन्हें विशेष रूप से उन महिलाओं की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था जो उम्र,
शारीरिक बनावट और पारिवारिक या सामाजिक संबंधों की कमी के पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा करती थीं, जिससे जांच या महत्वपूर्ण प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता था। कोरिया और ताइवान में जापानी औपनिवेशिक पुलिस ने इन व्यवस्थित अभियानों में एक बिल्कुल केंद्रीय भूमिका निभाई। केइजो में सामाजिक नियंत्रण विभाग ने कमजोर सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक स्थितियों में महिलाओं पर विस्तृत और लगातार अद्यतन फाइलें बनाए रखीं, जो भर्ती अभियानों के लिए चयन कैटलॉग के रूप में प्रभावी रूप से काम करती थीं। इन डेटाबेस में व्यापक व्यक्तिगत जानकारी शामिल थी: नाम, उम्र, परिवार की संरचना, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, सामाजिक संबंध और गायब होने की स्थिति में प्रतिरोध या रिपोर्टिंग की संभावना का आकलन। एक बार पहचाने जाने और चुने जाने के बाद महिलाओं को औपचारिक रूप से परिवहन और प्रशिक्षण कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पूरी तरह से शाही सेना द्वारा नियंत्रित प्रशासनिक मोर्चों के रूप में कार्य करती थीं। इन कंपनियों ने नागरिक आबादी के बीच संदेह पैदा किए बिना या संभावित अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित किए बिना बड़े पैमाने पर स्थानांतरण का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक नौकरशाही कवर प्रदान किया। फिलीपींस, बर्मा, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे अधिकृत क्षेत्रों में संचालनों का समन्वय सीधे विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया जाता था, जो सहयोगियों, पूर्व औपनिवेशिक अधिकारियों, जापानी पक्ष पर निर्भर व्यापारियों और स्थानीय आपराधिक तत्वों के बीच से भर्ती किए गए स्थानीय एजेंटों के साथ परिष्कृत खुफिया नेटवर्क बनाए रखता था, जो संरक्षण या आर्थिक लाभ के बदले में सहयोग करने के लिए तैयार थे। इन मुखबिरों और सहयोगियों के पास उच्च संरचनात्मक भेद्यता वाले ग्रामीण समुदायों की पहचान करने की विशिष्ट जिम्मेदारी थी। युद्ध से दरिद्र हुए गांव, सैन्य भर्ती या फांसी के कारण वयस्क पुरुषों की गंभीर कमी वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां जापानी सैन्य उपस्थिति सीमित थी और संगठित प्रतिरोध न्यूनतम था, और ऐसी सांस्कृतिक परंपराओं वाली आबादी जो बाहरी प्राधिकार को स्वीकार करने या युवा महिलाओं को परिवार या समुदाय के निर्णयों के अधीन करने में सहायता करती थी। स्थानीय अधिकारियों का व्यवस्थित सहचुनाव भर्ती प्रणाली के कुशल संचालन के लिए बिल्कुल आवश्यक था। कोरिया में गांव के महापौरों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित रूप से सामुदायिक बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया जाता था, जहां नौकरी के अवसर प्रस्तुत किए जाते थे जो पूरी तरह से नकली थे, लेकिन आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाते थे। परिवारों पर आकर्षक वित्तीय वादों और जापानी अधिकारियों के साथ सहयोग न करने या शाही युद्ध प्रयास के साथ गैर सहकारी के रूप में पहचाने जाने के संभावित परिणामों के बारे में निहित या स्पष्ट धमकियों के एक सुनियोजित संयोजन के माध्यम से दबाव डाला गया था। नागरिक मध्यस्थ केंद्रीकृत सैन्य संरचनाओं और बिखरे हुए स्थानीय समुदायों के बीच महत्वपूर्ण परिचालन कड़ी के रूप में काम करते थे। ये एजेंट, जिन्हें अक्सर स्थानीय समाज के हाशिए पर पड़े लोगों से भर्ती किया जाता था, विस्तृत और लगातार अपडेट की गई सूचियां बनाए रखते थे, जिसमें पूरा नाम, सही उम्र, विशिष्ट पारिवारिक स्थिति, शारीरिक बनावट का आकलन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से संभावित लक्ष्य के रूप में पहचानी गई प्रत्येक महिला की संभावित शारीरिक या मनोवैज्ञानिक तन्यकता का विश्लेषण शामिल होता था। इन सूचियों को औपचारिक स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय सैन्य कार्यालयों को व्यवस्थित रूप से भेजा गया, एक पूरी तरह से पदानुक्रमित प्रक्रिया में जो स्थानीय स्तर से संबंधित सैन्य क्षेत्र कमांड तक पहुंची। चीन अभियान सेना, दक्षिणी सेना, क्वांटुंग सेना और संचालन के विशिष्ट थिएटरों के लिए जिम्मेदार अन्य प्रमुख कमांड। प्रक्रिया के केंद्रीकरण ने कुशल समन्वय सुनिश्चित किया, प्रयासों के दोहराव से बचा और विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में महिला कर्मियों की बदलती जरूरतों के अनुसार संचालन को समायोजित करने की अनुमति दी। प्रचुर मात्रा में प्रलेखित मामलों में कम उम्र की महिलाओं को संवेदनशील सुविधाओं में काम करने के लिए न्यूनतम आयु के संबंध में सैन्य प्रणाली की औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्थित रूप से वयस्कों के रूप में पंजीकृत किया गया था। दस्तावेजों के इस बड़े पैमाने पर जालसाजी को विशेष सैन्य प्रशासनिक कार्यालयों से सीधे समन्वित किया गया था और नौकरशाही कर्मियों द्वारा निष्पादित किया गया था, जिन्हें जालसाजी तकनीकों और आधिकारिक दस्तावेजों को संभालने में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। महिलाओं को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने का काम पूरी तरह से मानक सैन्य रसद संचालन के रूप में संचालित होता था, जिसे सेना परिवहन विभाग द्वारा विशेष सैन्य ट्रेनों और इंपीरियल नेवी के सख्त नियंत्रण में रखे गए नागरिक जहाजों के उपयोग के माध्यम से सीधे प्रबंधित किया जाता था। प्रत्येक काफिले में सशस्त्र सुरक्षा अनुरक्षक के रूप में केम्पेताई कर्मी शामिल थे,
और कई सप्ताह तक चलने वाली विस्तारित यात्राओं पर सैन्य डॉक्टर, जो अक्सर भीड़ भाड़ वाली स्थितियों, अपर्याप्त पोषण और बीमारी के संपर्क में आने की स्थिति में मानव माल की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। महिलाओं को राष्ट्रीयता और नियत गंतव्य के आधार पर व्यवस्थित रूप से समूहों में संगठित किया गया था। उन्हें पहचान संख्याएं दी गई थीं, जो परिवहन प्रक्रिया के दौरान उनके नामों को पूरी तरह से बदल देती थीं। इस संख्यात्मक कोडिंग प्रणाली ने स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार के बाहरी संचार, व्यक्तिगत पहचान या अपील को रोका। मार्गों के साथ हर चेक पॉइंट पर रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की गई और पूरे ऑपरेशन को विशेष रूप से भागने, संगठित प्रतिरोध या सिस्टम के बाहर रिश्तेदारों या अधिकारियों के साथ संचार की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। परिवहन मार्गों को स्थायी रसद गलियारों के रूप में स्थापित किया गया था, जो भर्ती केंद्रों को सैन्य परिचालन क्षेत्रों से कुशलतापूर्वक जोड़ते थे। कोरिया से मुख्य और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग जापानी मुख्य भूमि में बुसान के बंदरगाह से शिमोनोसेकी तक जाता था। अतिरिक्त दस्तावेज प्रसंस्करण के लिए हिरोशिमा तक भूमि मार्ग से जारी रहता था और फिर समुद्र के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से फिलीपींस, इंडोनेशिया और बर्मा में अंतिम गंतव्यों तक जाता था। ताइवान से बड़े पैमाने पर माल नियमित रूप से कीलुंग बंदरगाह से नागासाकी के लिए रवाना होता था, जहां से महिलाओं को विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता था। प्रमुख कब्जे वाले शहरों में तैनाती के लिए फिलीपींस, प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण कार्यों से जुड़े स्टेशनों के लिए बोर्नियो तथा इंडोनेशियाई द्वीप समूह में जापानी सैन्य विस्तार का समर्थन करने के लिए डच ईस्ट इंडीज। महाद्वीपीय परिवहन प्रणाली ने मौजूदा जापानी रेलवे नेटवर्क और सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में निर्मित रेल लाइनों का व्यापक उपयोग किया। विशेष ट्रेनें नियमित रूप से नानजिंग, किंगदाओ और बीजिंग जैसे शहरों में प्रसंस्करण केंद्रों से डालियान और किंगदाओ जैसे रणनीतिक बंदरगाहों तक जाती थीं, जहां से महिलाओं को व्यवस्थित रूप से प्रशांत क्षेत्र में अंतिम गंतव्यों पर भेजा जाता था, जिसमें रबौल और ट्रुक जैसे कब्जे वाले द्वीपों पर स्थित सुविधाएं और मध्य और पश्चिमी प्रशांत द्वीप श्रृंखलाओं में कई अड्डे शामिल थे। 1937 और 1944 के बीच 500 से अधिक सामूहिक पारगमन यात्राएं विशेष रूप से आराम प्रणाली के लिए महिलाओं की आवाजाही के लिए समर्पित थीं, जिनमें प्रति काफिले में 200 से 400 महिलाओं की औसत गणना की गई थी, जो अंतिम गंतव्य पर उपलब्ध परिवहन क्षमता और विशिष्ट कर्मियों की जरूरतों पर निर्भर करती थी। सबसे व्यस्त वर्ष 1942 था, जब अकेले कोरिया और मंचूरिया से दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में परिचालन क्षेत्रों में लगभग 80,000 प्रलेखित व्यक्तिगत यात्राएं दर्ज की गईं। महिलाओं को विशिष्ट स्टेशनों पर अंतिम रूप से नियुक्त करने के लिए विशेषीकृत रसद योजनाकारों द्वारा विकसित सैन्य मानदंडों का सख्ती से पालन किया गया। ऑपरेशन के विभिन्न थिएटरों में सैनिकों की मांग ने वितरण प्राथमिकताओं को निर्धारित किया। उच्च सैन्य सांद्रता वाले क्षेत्रों में स्थापित कार्यक्रमों के अनुसार महिला कर्मियों की निरंतर सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुई, जो सैन्य इकाइयों के निर्धारित रोटेशन के साथ आगमन का समन्वय करती थी। विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन जोखिम का स्तर शारीरिक क्षमता और मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के आकलन के आधार पर नियुक्त महिलाओं के प्रकार को सीधे प्रभावित करता था। सबसे कम उम्र की और शारीरिक रूप से अधिक लचीली आंकी गई महिलाओं को आमतौर पर पीछे के स्टेशनों पर नियुक्त किया जाता था, जहां मांग अधिक तीव्र और निरंतर होती थी, जबकि जो अधिक उम्र की थीं या जिन्हें सिस्टम में पहले से अनुभव था, उन्हें अक्सर सक्रिय युद्ध क्षेत्रों या मोबाइल प्रतिष्ठानों में भेजा जाता था, जहां स्थितियां अधिक खतरनाक होती थीं, लेकिन उपयोग कम तीव्र हो सकता था। जातीय और भाषाई विचारों ने स्थापित नीतियों के अनुसार अंतिम नियुक्तियों को भी निर्धारित किया, जिसका उद्देश्य नियंत्रण को सुविधाजनक बनाना और संगठित प्रतिरोध या भागने के प्रयासों की संभावना को कम करना था। यह पसंद किया गया कि जब महिलाओं को कब्जे वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाता है तो वे स्थानीय भाषा में संवाद करने में सक्षम हों, जिससे स्थानीय प्रणाली में उनका एकीकरण आसान हो और गलतफहमी की संभावना कम हो, जो संघर्ष या परिचालन व्यवधान का कारण बन सकती है। कोरियाई महिलाओं को अक्सर कोरिया या मंचूरिया के स्टेशनों पर नियुक्त किया जाता था, जहां स्थानीय भाषा और रीति रिवाजों के बारे में उनका ज्ञान नियंत्रण में सहायक होता था, जबकि चीनी महिलाएं आमतौर पर मुख्य भूमि चीन में ही रहती थीं, जहां उनका अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता था।
फिलीपींस, इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों की महिलाओं को आमतौर पर उनके गृह क्षेत्रों में ही रखा जाता था, जहां स्थानीय भाषाओं और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में उनका ज्ञान उन्हें विशिष्ट अभियानों के लिए अधिक मूल्यवान बनाता था। दुरुपयोग की नौकरशाही, निकाय के प्रशासक के रूप में राज्य। जापानी राज्य के एक पूर्ण एकीकृत प्रशासनिक कार्य के रूप में आरामदायक महिला प्रणाली संचालित होती थी, जिसे कई मंत्रालयों में समन्वित किया जाता था और विशेष नौकरशाही संरचनाओं द्वारा देखरेख की जाती थी, जो सामूहिक यौन शोषण को किसी अन्य नियमित सरकारी जिम्मेदारी की तरह मानते थे। राज्य तंत्र के भीतर यह गहन संस्थागतकरण निर्णायक रूप से प्रदर्शित करता है कि यह युद्ध का एक मामूली या गुप्त विचलन नहीं था, बल्कि एक आधिकारिक नीति थी जिसे उसी प्रशासनिक सावधानी के साथ लागू किया गया था जो युद्ध अवधि के दौरान अन्य मुख्य सरकारी कार्यों की विशेषता थी। अंतर मंत्रालयी समन्वय सेना मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच नियमित और व्यवस्थित आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से संचालित होता था, जिनमें से प्रत्येक को स्पष्ट रूप से परिभाषित और औपचारिक रूप से सौंपी गई विशिष्ट जिम्मेदारियां होती थीं। सेना मंत्रालय ने परिचालन, रसद, सुविधा, सुरक्षा, कर्मियों के परिवहन और सिस्टम का उपयोग करने वाली सैन्य इकाइयों के साथ समन्वय से संबंधित सभी पहलुओं का प्रबंधन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन की स्थापना और निगरानी की, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति का प्रबंधन किया और स्टेशनों को सौंपे गए विशेष चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण का समन्वय किया। विदेश मंत्रालय ने कब्जे वाले क्षेत्रों में आवश्यक राजनयिक कवर प्रदान किया, स्थानीय औपनिवेशिक प्रशासनों के साथ संबंधों का प्रबंधन किया और प्रतिरोध या अंतर्राष्ट्रीय जोखिम के संभावित स्रोतों की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने के लिए खुफिया नेटवर्क के साथ समन्वय किया। मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधियों के बीच समन्वय बैठकें नियमित मासिक आधार पर आयोजित की गईं और विस्तृत आधिकारिक मिनटों के माध्यम से पूरी तरह से प्रलेखित की गईं। इनमें प्रतिभागियों के नाम और शीर्षक के साथ उपस्थिति सूचियां, अपनाए गए विशिष्ट निर्णयों के साथ कवर किए गए विषयों का सारांश, नई नीतियों के लिए कार्यान्वयन समय सीमा और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदारियों का आवंटन शामिल था। प्रत्येक मंत्रालय ने सिस्टम से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए स्थायी रूप से जिम्मेदार विशेष उच्च स्तरीय अधिकारियों को नामित किया, जिससे संस्थागत यौन शोषण के सभी पहलुओं के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से समर्पित एक स्थायी विशेष नौकरशाही संरचना का निर्माण हुआ। विशेष रूप से आराम केंद्रों को लक्षित करने वाले परिचालन आदेश नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कमांड द्वारा प्रासंगिक सैन्य संचालन थिएटर के अनुसार जारी किए जाते थे। चीन अभियान सेना, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जिम्मेदार दक्षिणी सेना, मंचूरिया में क्वांटुंग सेना और अन्य प्रमुख कमांडों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सुविधाओं के इष्टतम आकार को निर्धारित करने, अपने कमांड के तहत सैनिकों की जरूरतों के आधार पर आवश्यक महिलाओं की विशिष्ट संख्या निर्धारित करने, दैनिक परिचालन प्रबंधन पर विस्तृत दिशा निर्देश परिभाषित करने और सिस्टम की दक्षता को अनुकूलित करने वाले शेड्यूल के अनुसार कर्मियों के रोटेशन का समन्वय करने का अधिकार था। इन आदेशों को महीने में कम से कम एक बार व्यवस्थित रूप से अपडेट किया जाता था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सक्रिय सैन्य अभियानों, निर्धारित यूनिट रोटेशन या स्थानीय सामरिक स्थिति में बदलाव के कारण सेना की तैनाती में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव होता है। प्रत्येक आधिकारिक दस्तावेज में कार्मिक वितरण तालिकाओं के साथ विस्तृत तकनीकी अनुलग्नक जारी करने वाले कमांड के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक स्टेशन के लिए विशिष्ट पहचान कोड, मात्रात्मक परिचालन प्रदर्शन पैरामीटर जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए और रिपोर्टिंग सिस्टम शामिल थे जो निर्देशों के अनुपालन की केंद्रीकृत निगरानी की अनुमति देते थे। महिलाओं को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में क्रम संख्या और पूर्व निर्धारित कार्यात्मक श्रेणियों द्वारा संदर्भित किया गया था। प्रशासनिक रूप से उन्हें इंपीरियल आर्मी की व्यापक मानव और भौतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विशेष सैन्य उपकरण के रूप में माना जाता था। इस व्यवस्थित अवैयक्तिकरण ने व्यक्तिगत विचारों को समाप्त करके नौकरशाही प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाया, जो एक रसद संचालन के रूप में प्रणाली के कुशल प्रबंधन को जटिल बना सकता था। सभी सुविधा केंद्रों पर व्यवस्थित रूप से लागू की गई सैन्य लेखा परीक्षा प्रणाली ने इंपीरियल आर्मी की किसी भी अन्य रसद इकाई के लेखा परीक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली बिल्कुल समान मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन किया। सैन्य लेखांकन में प्रशिक्षित विशेष निरीक्षकों ने अनिवार्य त्रैमासिक दौरे किए,
जिसमें प्रत्येक सुविधा द्वारा उत्पन्न सभी वित्तीय अभिलेखों की गहन और विस्तृत समीक्षा, उपभोग अभिलेखों के विरुद्ध स्टॉक के सत्यापन के साथ चिकित्सा और खाद्य सूची की गहन जांच, लेखा परीक्षित अवधि के दौरान प्रदान की गई वास्तविक सेवा घंटों का मात्रात्मक मूल्यांकन और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वास्थ्य नियमों के सख्त अनुपालन का सत्यापन शामिल था। इन निरीक्षणों द्वारा तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट को व्यवस्थित रूप से विशेष क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालयों में केंद्रीकृत किया गया और बाद में व्यापक रिपोर्टों में समेकित किया गया, जिन्हें नियमित रूप से उच्च कमान द्वारा समीक्षा के लिए मुख्यालय भेजा जाता था। 1942 का एक विशिष्ट और अच्छी तरह से प्रलेखित उदाहरण चीनी क्षेत्र में 63 सक्रिय स्टेशनों पर लेखा परीक्षा के एक साथ आवेदन को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक सुविधा के लिए व्यक्तिगत रिपोर्ट शामिल है, जिसमें जिम्मेदार सैन्य लेखा परीक्षक का नाम और रैंक, स्थापित मानकों के साथ तुलना के साथ, मात्रात्मक उत्पादकता मीट्रिक, अक्षमताओं की पहचान के साथ परिचालन लागत का विस्तृत विश्लेषण और प्रत्येक स्थान पर सिस्टम अनुकूलन के लिए विशिष्ट सिफारिशें शामिल हैं। इन ऑडिट के परिणामों ने महत्वपूर्ण परिचालन निर्णयों को सीधे प्रभावित किया, जैसे कि लगातार खराब प्रदर्शन दिखाने वाली सुविधाओं को बंद करना, उच्च दक्षता और विस्तार क्षमता प्रदर्शित करने वाले स्टेशनों को अतिरिक्त संसाधन आवंटित करना, उपयोग को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर महिला कर्मियों को रणनीतिक रूप से फिर से तैनात करना और समग्र उत्पादकता में सुधार के लिए परिचालन प्रोटोकॉल को संशोधित करना। ये प्रणाली पूरी तरह से कठोर आर्थिक और परिचालन दक्षता मानदंडों के तहत संचालित होती है, जो किसी भी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम या विशेष सैन्य इकाई में लागू किए गए मानदंडों के बराबर होती है। इस प्रणाली के वित्तीय प्रबंधन में महिलाओं के लिए औपचारिक आधिकारिक वेतन सूची शामिल थी, जिसकी देखरेख सीधे तौर पर इंपीरियल आर्मी की विशेष लेखा शाखा द्वारा की जाती थी, जो सैन्य तंत्र द्वारा नियोजित नागरिक कर्मियों के लिए स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार होती थी। हालांकि निर्धारित नाम मात्र वेतन जानबूझकर न्यूनतम था, लेकिन सेना की आधिकारिक लेखा पुस्तकों में इसकी औपचारिक और व्यवस्थित रिकॉर्डिंग ने प्रशासनिक रूप से पूरी प्रणाली को एक सामान्य रोजगार संबंध के रूप में वैध बना दिया, जिससे उन कार्यों के लिए कानूनी कवर प्रदान किया गया जो अन्यथा स्पष्ट रूप से गुलामी के रूप में पहचाने जाने योग्य होते। निर्धारित नाममात्र आधार वेतन से कई व्यय श्रेणियों को स्वचालित रूप से घटा दिया गया। आधिकारिक तालिकाओं के अनुसार गणना की गई जीवन यापन लागत, जो अक्सर वास्तविक लागतों को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी, चिकित्सा व्यय जिसमें बीमारियों का उपचार और अनिवार्य निवारक परीक्षाएं दोनों शामिल थीं, महिलाओं के मूल स्थान से परिवहन लागत, जो महिलाओं से उनकी जानकारी या सहमति के बिना पूर्वव्यापी रूप से वसूल की जाती थी, और प्रशासनिक सेवाएं नामक एक व्यापक और जानबूझकर अस्पष्ट श्रेणी, जिसमें पर्यवेक्षण, सुरक्षा, नौकरशाही प्रबंधन और अन्य सामान्य परिचालन व्यय शामिल थे। इन व्यवस्थित कटौतियों ने वास्तव में प्राप्त राशि को एक प्रतीकात्मक अंश तक कम कर दिया, जो अक्सर प्रत्येक महिला द्वारा उत्पन्न कुल आय का 5% से भी कम होता था। विशिष्ट और अच्छी तरह से प्रलेखित मामलों में महिलाओं के रिश्तेदारों को नियमित बैंक हस्तांतरण किए गए, मुख्य रूप से कोरिया और ताइवान में। इन लेन देन के लिए मध्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से विशिष्ट अनुमोदन और आधिकारिक दस्तावेजीकरण के माध्यम से प्राप्तकर्ता की पहचान का कठोर सत्यापन आवश्यक था। इन लेन देन की निगरानी में सभी आउटगोइंग या इनकमिंग पत्राचार की व्यवस्थित सेंसरशिप, परिवार की जानकारी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए डाक पते का निरीक्षण और स्थानीय औपनिवेशिक एजेंटों द्वारा समय समय पर घर का दौरा करना शामिल था, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि धन प्राप्त हुआ था और सिस्टम की अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग किया गया था। सिस्टम से जुड़े बैंक खातों में लाभार्थियों के वास्तविक नामों को पूरी तरह से छिपाने के लिए जटिल संख्यात्मक कोड का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया गया था और उन्हें विशेष रूप से सैन्य वित्तीय संस्थानों जैसे कि मिलिट्री बैंक ऑफ जापान या योकोहामा स्पेसी बैंक की विशेष रूप से अधिकृत शाखाओं से जोड़ा गया था। इस औपचारिक वित्तीय संरचना ने सिस्टम को अतिरिक्त नौकरशाही वैधता प्रदान की, जबकि किसी भी संबंधित मौद्रिक लेन देन पर पूर्ण राज्य नियंत्रण की सुविधा प्रदान की, जिससे वित्तीय प्रवाह की पूरी निगरानी और किसी भी अनियमितता या अनधिकृत संचार के लिए वित्तीय प्रणाली का उपयोग करने के प्रयासों का तुरंत पता लगाने की अनुमति मिली।
प्रत्येक स्टेशन पर स्थायी रूप से नियुक्त किए गए चिकित्सा और प्रशासनिक कर्मचारी सैन्य संरचना का एक अभिन्न और औपचारिक हिस्सा थे, जिनके रैंक, जिम्मेदारियां और अधिकार स्पष्ट रूप से स्थापित थे। उष्णकटिबंधीय चिकित्सा और यौन रोगों में विशेष प्रशिक्षण वाले चिकित्सकों और बुनियादी स्त्री रोग प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित नर्सों के अलावा प्रत्येक सुविधा में स्वच्छता प्रोटोकॉल के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य निरीक्षक, चिकित्सा आपूर्ति के प्रबंधन के प्रभारी सैन्य फार्मासिस्ट, बुनियादी रसद के लिए जिम्मेदार क्वार्टरमास्टर सहायक और चिकित्सा और प्रशासनिक दस्तावेजीकरण में विशेषज्ञ सैन्य लेखक शामिल थे। ये कार्मिक विभिन्न परिचालन पहलुओं पर विस्तृत और नियमित रिपोर्ट तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से जिम्मेदार थे, जिन्हें व्यवस्थित रूप से सेना के स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाता था। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए गए चिकित्सा परीक्षणों की संख्या, प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के साथ प्रशासित उपचारों के प्रकार और मात्रा, प्रवृत्ति विश्लेषण के साथ संक्रमण का पता लगाना और नियंत्रण, पुनः पूर्ति अनुरोधों के साथ आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और भविष्य की उत्पादकता के अनुमानों के साथ पर्यवेक्षण के तहत महिलाओं की परिचालन क्षमता का समग्र मूल्यांकन। चिकित्सा रिपोर्ट में सेना चिकित्सा विभाग द्वारा विशेष रूप से स्थापित पूर्णतः मानकीकृत प्रारूपों का पालन किया गया और उन्हें स्वचालित रूप से समग्र सैन्य चिकित्सा सूचना प्रणाली में एकीकृत किया गया, जिसमें स्टेशनों पर महिलाओं के स्वास्थ्य को सैन्य निवारक चिकित्सा के अभिन्न पहलू के रूप में माना गया। सुविधाओं का नियमित रूप से हर 30 से 45 दिनों में विशेष यात्रा करने वाले चिकित्सा प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया जाता था, जो स्थापित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के सख्त पालन की पुष्टि करते थे और सैन्य चिकित्सा मानकों के अनुसार निवारक उपचारों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते थे। प्रत्येक स्टेशन द्वारा व्यवस्थित रूप से तैयार की गई फील्ड रिपोर्ट आवश्यक परिचालन मूल्यांकन उपकरण थे। इनमें विशिष्ट मीट्रिक के साथ मात्रात्मक दक्षता विश्लेषण, पर्यवेक्षण के तहत महिलाओं के विस्तृत व्यवहार संबंधी मूल्यांकन और संचालन को अनुकूलित करने के लिए सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिशें शामिल थीं। इन दस्तावेजों ने विशिष्ट अवधियों के लिए उपयोग की आवृत्ति, प्रदान की गई सेवाओं की औसत अवधि, वितरित निवारक विधियों के प्रतिशत उपयोग, आवर्ती समस्याओं की पहचान के साथ महिलाओं का अनुशासनात्मक व्यवहार और समस्याग्रस्त मामलों से निपटने के लिए सिफारिशों के साथ पर्यवेक्षी कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण का आकलन जैसे परिचालन पहलुओं को मापा। साक्ष्यों की धज्जियां, सभी निशान मिटाने की योजना। 15 अगस्त 1945 को जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण ने आधुनिक इतिहास में सबसे व्यवस्थित और समन्वित कवर अप ऑपरेशनों में से एक को तुरंत शुरू कर दिया। शाही घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर हाई कमांड ने बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट करने का एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध कार्यक्रम शुरू कर दिया था, जिसे विशेष रूप से मित्र देशों की सेनाओं द्वारा सैन्य और सरकारी अभिलेखागार तक पहुंचने से पहले कंफर्ट वुमन सिस्टम के किसी भी दस्तावेजी निशान को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह ऑपरेशन हार की घबराहट के लिए एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि जापानी राज्य को भविष्य के कानूनी, राजनीतिक और कूटनीतिक परिणामों से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन था। 18 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण की घोषणा के मात्र 72 घंटे बाद इंपीरियल जनरल स्टाफ ने विदेशों में तैनात सभी सैन्य इकाइयों को एक साथ सर्वोच्च प्राथमिकता वाले परिचालन आदेश जारी किए, जिनमें चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत द्वीप समूह और जापानी क्षेत्र में स्थित सभी प्रतिष्ठान शामिल थे जो इस प्रणाली से संबंधित दस्तावेज रखते थे। साक्ष्यों के पूर्ण और सत्यापन योग्य निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विनाश विधियों को सावधानीपूर्वक मानकीकृत किया गया और सभी इकाइयों में वितरित किया गया। बैरकों के भीतर धातु के ड्रमों में भस्मीकरण सबसे आम और व्यवस्थित प्रक्रिया बन गई। विशेष रूप से संवेदनशील माने जाने वाले दस्तावेजों के लिए मैनुअल श्रेडर के गहन उपयोग और सैन्य प्रतिष्ठानों के पास नदियों, नहरों और बंदरगाहों में पूरे अभिलेखागार को व्यवस्थित रूप से डंप करने से पूरित। विनाश अभियान उच्च श्रेणी के अधिकारियों की प्रत्यक्ष देखरेख में किए गए, जिन्हें सौंपी गई सामग्रियों के पूर्ण निपटान को प्रमाणित करना और अपने तत्काल वरिष्ठों को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट करना आवश्यक था। यह ऑपरेशन इतना व्यवस्थित, समन्वित और कुशल था कि बाद में एस्केप शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि आत्मसमर्पण के तुरंत बाद 3 सप्ताह के दौरान सीधे या परोक्ष रूप से आरामदायक महिला प्रणाली से संबंधित मूल अभिलेखों में से
90% से अधिक पूरी तरह से गायब हो गए। हालांकि इस सामूहिक विनाश की प्रभावशीलता जापानी योजनाकारों के नियंत्रण से परे परिचालन कारकों के कारण पूर्ण नहीं थी। संचालन के कुछ थिएटरों में मित्र देशों की अप्रत्याशित गति, विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में, जहां जापानी कर्मियों द्वारा अभिलेखों को नष्ट करने से पहले ही कुछ सुविधाओं पर कब्जा कर लिया गया था। विभिन्न स्थानों पर परित्यक्त सैन्य प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने वाले अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश सैनिकों ने दस्तावेजों के महत्वपूर्ण अंशों को पुनः प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की, जिन्हें जापानी अधिकारी घटनाओं की तीव्रता या सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में रसद संबंधी सीमाओं के कारण नष्ट करने में विफल रहे थे। पापुआ न्यू गिनी के राबौल में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने महिलाओं के रोटेशन के आंशिक लेकिन विस्तृत रोस्टर पाए और उन्हें संरक्षित किया। साथ ही पूर्ण लेखा प्रपत्र और रेलवे परिवहन आदेश भी थे, जो औपचारिक सैन्य अभियान के रूप में सिस्टम के कामकाज का प्रत्यक्ष और निर्विवाद सबूत प्रदान करते थे। साइगॉन में जापानी प्रशासनिक सुविधाओं पर कब्जा करने वाले ब्रिटिश सैनिकों ने एक निश्चित स्टेशन से पूर्ण परिचालन मैनुअल की मांग की, जिसमें चिकित्सा निरीक्षण, शिफ्ट सिस्टम, अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं और कमांड संरचनाओं के लिए असाधारण रूप से विस्तृत प्रोटोकॉल शामिल थे, जो जापानी सैन्य संगठन में सिस्टम के पूर्ण एकीकरण को प्रदर्शित करते थे। कोरिया में एसक्यापी बलों द्वारा केजो, वर्तमान सियोल में बरामद दस्तावेजों में भर्ती नेटवर्क के बारे में अमूल्य जानकारी थी, जिसमें नागरिक ठेकेदारों की नाममात्र सूची, सिस्टम से सीधे जुड़ी मुखौटा कंपनियों की जानकारी और योकोहामा स्पेसी बैंक के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन देन के विस्तृत रिकॉर्ड शामिल थे, जो इस प्रणाली के सरकारी वित्त पोषण और जापानी राज्य की राजकोषीय संरचना में इसके एकीकरण को प्रदर्शित करते थे। इन बरामद अभिलेखों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया और उन्हें विशेष मित्र देशों के दस्तावेजीकरण केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे आज भी इस प्रणाली में ऐतिहासिक शोध के लिए मौलिक स्रोत के रूप में मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक अभिलेखागार और ब्रिटिश सैन्य अभिलेखागार जैसे संस्थानों में उनके संरक्षण ने दस्तावेजी आधार प्रदान किया, जो दशकों बाद स्वतंत्र शोधकर्ताओं को आराम महिला प्रणाली की संरचना और संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देगा। दस्तावेजों के व्यवस्थित विनाश के समानांतर उच्च कमान ने जीवित महिलाओं और नागरिक सहयोगियों की परिचालन पहचान को खत्म करने या अस्पष्ट करने के लिए समान रूप से सावधानीपूर्वक प्रक्रियाएं लागू कीं, जो भविष्य की कानूनी कार्यवाही में गवाह के रूप में काम कर सकती थीं। सिस्टम से बचने वाली कई महिलाओं को धमकी के तहत पूरी तरह से गलत पहचान दस्तावेज जारी करके नई पहचान अपनाने के लिए मजबूर किया गया था, या जानबूझकर मौजी, सासेबो और मैजुरु जैसे जापानी बंदरगाहों के अभिलेखागार में आधिकारिक दस्तावेज के बिना लौटने वालों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जहां कब्जे वाले क्षेत्रों से नागरिकों और सैन्य कर्मियों की सामूहिक वापसी की प्रक्रिया की गई थी। इस प्रक्रिया का दोहरा उद्देश्य था कि सिस्टम में उनकी भागीदारी के किसी भी नौकरशाही निशान को मिटाया जा सके और भविष्य की जांच या कानूनी दावों को बहुत हद तक बाधित किया जा सके, जो विशिष्ट पीड़ितों की पहचान स्थापित करने या शोषण के व्यक्तिगत मामलों को दस्तावेज करने का प्रयास कर सकते हैं। पहचान के बारे में जानबूझकर दस्तावेजी भ्रम पैदा करना एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि बाद में कानूनी कार्यवाही में इस्तेमाल किए जा सकने वाले विशिष्ट मामलों को फिर से बनाना लगभग असंभव हो जाए। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में गोपनीय स्कैप रिपोर्ट में गुप्त प्रत्यावर्तन के कई मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो पूरी तरह से अनौपचारिक नौसैनिक मार्गों के माध्यम से किए गए थे, जो जापानी कर्मियों की वापसी की प्रक्रिया के लिए स्थापित मित्र देशों की चौकियों को दरकिनार कर दिए गए थे। इन अभियानों का निर्देशन जापानी अधिकारियों द्वारा किया गया था, जो आधिकारिक आत्मसमर्पण के बाद भी कब्जे वाले क्षेत्र में बने रहे और जिन्होंने गुप्त रूप से महिलाओं को रसद काफिले पर चढ़ाया, जो आधिकारिक तौर पर जापानी सैनिकों की वापसी के लिए थे, लेकिन वास्तव में यह गुप्त निकासी मार्गों के रूप में कार्य करता था, जिन्हें विशेष रूप से सिस्टम से संभावित गवाहों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। गवाहों को खत्म करने में पहचान छिपाने या गुप्त तरीके से वापस भेजने की तुलना में कहीं अधिक कठोर तरीके शामिल थे। 1946 की ब्रिटिश सैन्य खुफिया रिपोर्ट में मध्यम स्तर के कर्मियों की न्यायतर हत्या के कई मामले दर्ज हैं, जो सीधे तौर पर
सिस्टम के प्रबंधन में शामिल थे मध्यम स्तर के नौकरशाह जिन्होंने भर्ती दस्तावेजों को संसाधित किया था, नागरिक डॉक्टर जिन्होंने चिकित्सा परीक्षाओं में भाग लिया था, और स्थानीय सहयोगी जिनके पास संचालन का विस्तृत ज्ञान था और जिन्हें भविष्य में उच्च स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन में मुख्य गवाह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बर्मा और मलाया में ब्रिटिश खुफिया एजेंटों ने उन नागरिकों के व्यवस्थित रूप से गायब होने का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया जिन्होंने महिलाओं की भर्ती और परिवहन में जापानी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया था। ये सफाए पूर्व जापानी अधिकारियों द्वारा किए गए थे जो आधिकारिक आत्मसमर्पण के बाद गुप्त रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में रहे, छोटे विभाजित कक्षों में काम करते हुए किसी भी ऐसे निशान को मिटाने के लिए जो भविष्य में कानूनी दायित्व या पूर्व शासन के उच्च स्तरीय व्यक्तियों से समझौता करने की ओर ले जा सकता था। दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी राजनयिक मिशनों को विदेश मंत्रालय से विशिष्ट और विस्तृत निर्देश प्राप्त हुए कि वे सैन्य वेश्यालयों के संचालन में जापानी सरकार की किसी भी आधिकारिक भागीदारी को स्पष्ट रूप से नकार दें। किसी भी संबंधित गतिविधि को सरकारी प्राधिकरण या ज्ञान के बिना संचालित नागरिक उद्यमियों द्वारा निजी पहल के रूप में चिह्नित करें। जकार्ता, मनीला, रंगून और बैंकॉक में दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने अस्थायी वीजा, जापान से जारी किए गए रोजगार अनुबंधों और किसी भी आव्रजन दस्तावेज की पूरी रिकॉर्ड बुक को नष्ट करने के लिए व्यवस्थित प्रोटोकॉल लागू किए जो आधिकारिक तौर पर जापानी सरकार को सैन्य क्षेत्रों में महिलाओं के बड़े पैमाने पर परिवहन से जोड़ सकते थे। आंतरिक विदेश कार्यालय के टेलीग्राम, जिनमें से कुछ विनाश से बच गए, ने विशेष रूप से वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को मित्र देशों के शोधकर्ताओं की प्रवासन फाइलों तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने और एस्केप निरीक्षण टीमों के आने से पहले पूरे अभिलेखीय अनुभागों को बंद करने का निर्देश दिया। कुछ दूतावासों ने आत्मसमर्पण के तुरंत बाद महत्वपूर्ण महीनों के दौरान अपने अभिलेखों के किसी भी निरीक्षण को रोकने के लिए युद्ध क्षति या सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने पूरे प्रशासनिक संचालन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कवर अप ऑपरेशन में विशेष रूप से सैन्य खजाने से आरक्षित निधियों का व्यवस्थित उपयोग शामिल था ताकि प्रत्यक्ष भुगतान और वित्तीय मुआवजे के अन्य रूपों के माध्यम से शामिल लोगों को चुप कराया जा सके। अक्टूबर 1945 की एक आंतरिक वित्तीय रिपोर्ट जो गलती से जापानी वित्त मंत्रालय के अभिलेखागार में सुरक्षित रह गई, पुष्टि करती है कि आपातकालीन सैन्य बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक विशेष कार्यक्रम में बदल दिया गया था जिसे आधिकारिक तौर पर पूरक संचालन समाप्ति बजट नामित किया गया था, जिसने नागरिक मध्यस्थों को पर्याप्त एकमुश्त भुगतान, फ्रंट कंपनियों के अनुबंध परिसमापन में तेजी लाने और विशिष्ट अधिकारियों को विशेष मुआवजा देने के लिए वित्त पोषित किया ताकि सिस्टम में उनकी भागीदारी के बारे में उनकी निरंतर चुप्पी सुनिश्चित हो सके। आंशिक रूप से बचे हुए वित्तीय रिकॉर्ड नवंबर 1945 के दौरान ओसाका और कोबे के बैंकों में निजी खातों में किए गए कम से कम 12 महत्वपूर्ण बैंक हस्तांतरणों को दर्शाते हैं जिनका उपयोग नागरिक ठेकेदारों द्वारा किया जाता था जो कोरिया और मुख्य भूमि चीन में सिस्टम में सक्रिय थे। 2 शिपिंग कंपनियों को भी पर्याप्त भुगतान का दस्तावेजीकरण किया गया है जिन्होंने फॉर्मोसा और मंचूरिया से नियमित मार्ग संचालित किए थे। जाहिर तौर पर उनके संचालन के अचानक बंद होने और मित्र देशों या अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा भविष्य की जांच में सहयोग न करने की उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता के लिए मुआवजे के रूप में। लुप्त न्याय, युद्ध के बाद निर्मित दंड मुक्ति। कंफर्ट वुमन सिस्टम के अपराधों के लिए दंड मुक्ति अज्ञानता या युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय कानून की तकनीकी सीमाओं का परिणाम नहीं थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिए गए सचेत और रणनीतिक निर्णयों का परिणाम था। जापानी युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाए गए सुदूर पूर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण IMFT के पास इतना व्यापक कानूनी ढांचा था कि कंफर्ट वुमन सिस्टम को गुलामी, जबरन निर्वासन और मानवता के खिलाफ अपराध जैसी श्रेणियों में शामिल किया जा सके। हालांकि इसने जानबूझकर ऐसा नहीं करने का फैसला किया, जबकि कुछ यौन अपराधों जैसे कि नानजिंग नरसंहार के दौरान सामूहिक बलात्कार पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें राज्य की नीति के बजाय व्यक्तिगत कृत्यों के रूप में माना गया था। इसके विपरीत आरामदायक महिला प्रणाली, इसकी व्यवस्थित प्रकृति और आधिकारिक कार्यान्वयन के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा गया था।
दशकों बाद सार्वजनिक की गई फाइलें पुष्टि करती हैं कि न्यायाधिकरण के अभियोजकों ने इन अपराधों को शामिल करने पर विचार किया, लेकिन पर्याप्त कानूनी परिभाषा की कमी का हवाला देते हुए राजनीतिक कारणों से उन्हें खारिज कर दिया, जबकि वास्तव में शीत युद्ध के भू रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को साम्यवादी खतरे के खिलाफ जापान को एक सहयोगी के रूप में जल्दी से फिर से खड़ा करने की आवश्यकता थी, और इसका मतलब था कि इसके प्रशासनिक और सैन्य तंत्र को बरकरार रखना, जिसमें आराम प्रणाली के लिए सीधे जिम्मेदार कई लोग शामिल थे। इस सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए जापानी अधिकारियों को सक्रिय रूप से संरक्षित किया गया, जिससे उन्हें दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों में प्रत्यर्पित होने से रोका जा सके, जो उन पर मुकदमा चलाने का इरादा रखते थे। इनमें से कुछ व्यक्तियों को वास्तविक प्रतिरक्षा के बदले में खुफिया अभियानों में मुखबिर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस संरक्षण का एक कूटनीतिक आयाम भी था। विदेश विभाग के दस्तावेज और द्विपक्षीय बैठकों के विवरण से पता चलता है कि वार्ता में इस मुद्दे को छोड़कर सैन्य सहयोग के लिए प्रतिबद्धताओं का आदान प्रदान किया गया था। 1951 में जापानी संप्रभुता की बहाली के बाद नए घरेलू कानूनी ढांचे ने पीड़ितों के लिए न्याय तक सभी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। दिग्गजों के मुआवजे के कानून जैसे कानूनों ने जानबूझकर गुलाम महिलाओं को छोड़ दिया, और संशोधित नागरिक संहिता ने 1945 से पहले किए गए कृत्यों के लिए मुकदमों को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान पेश किए। जापानी अदालतों ने पीड़ितों के सभी नागरिक दावों को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया, ये तर्क देते हुए कि द्विपक्षीय संधियां, जैसे कि दक्षिण कोरिया के साथ 1965 की सामान्यकरण संधि, ने पहले ही मामले को कूटनीतिक रूप से हल कर दिया था। हालांकि इनमें से कई संधियां दबाव में और एशियाई सरकारों के बिना आराम प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी के बिना हस्ताक्षरित की गईं। इस संरचना ने एक बंद लूप बनाया। न्यायिक मान्यता के बिना कोई व्यवहार्य मुकदमा नहीं था, और सफल मुकदमों के बिना कोई कानूनी या अंतर्राष्ट्रीय मिसाल नहीं बनी। 1990 के दशक की शुरुआत में फाइलों के गोपनीयता हटाने से कवर अप की पूरी हद का पता चला। एस्केप एलाइड ऑक्यूपेशन कमांड से स्पष्ट निर्देश, पीड़ितों और अपराधियों की जानबूझकर छोड़ी गई सूचियां और इन अपराधों पर मुकदमा चलाने के जोखिमों का आकलन करने वाली आंतरिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि दंड से मुक्ति एक निरंतर नीति थी। कुछ पूर्व सिस्टम प्रशासकों को नई पहचान के तहत स्थानांतरित भी किया गया और युद्ध के बाद के जापान के सरकारी और निजी क्षेत्र में प्रमुख पदों पर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत जापानी सरकार ने सीमित मान्यता की रणनीति अपनाई। 1992 में इसने आंशिक रूप से इस प्रणाली के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन यौन दासता शब्द का उपयोग करने से परहेज किया और अनुचित भर्ती जैसे व्यंजना को प्राथमिकता दी। इसके बाद एशियाई महिला कोष बनाया गया। 1995-2001 एक अप्रत्यक्ष मुआवजा तंत्र जिसे निजी योगदान द्वारा वित्त पोषित किया गया और राज्य की ओर से कोई कानूनी दायित्व नहीं था। कई पीड़ित संगठनों ने इसे वास्तविक क्षतिपूर्ति से बचने के लिए एक चाल के रूप में अस्वीकार कर दिया। इसके बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान और नीदरलैंड जैसे देशों के साथ हस्ताक्षरित संधियों में भविष्य में किसी भी दावे को स्पष्ट रूप से माफ करने वाले खंड शामिल थे। प्रस्तावित मुआवजा सीमित था और हमेशा मानवीय भाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, न कि राज्य के अपराधों की स्वीकृति के रूप में। आखिरकार कंफर्ट वुमन सिस्टम की दंड मुक्ति एक समन्वित रणनीति का परिणाम थी, जिसमें भू राजनीतिक हित, प्रतिबंधात्मक कानूनी निर्णय और प्रशासनिक चुप्पी शामिल थी। इन सभी ने 20वीं सदी के सबसे व्यवस्थित अपराधों में से एक के पीड़ितों के अधिकारों पर युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता को प्राथमिकता दी।